हेलो एवरीवन, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बेहतरीन होगा, बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा। डियर ऑल, जैसा आप लोग जानते हैं, फटाफट से आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग बहुत ही डिटेल और प्रॉपर एनालिसिस साथ में अमेंडमेंट करने वाले हैं। मैं पहले यहाँ बता दूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है 10 to 15 और प्रोबेबली 20 मार्क्स तक के लिए एग्जाम में। जी हाँ, दिसंबर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लगभग 8 चैप्टर्स हैं जिनमें बड़े ही शानदार वाले अमेंडमेंट्स हैं। एंड एक्चुअली कॉर्पोरेट अपडेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपसे आईसीएसई एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। ऑलराइट, सो अभी हम फटाफट से ना इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज को याद रखिएगा, मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा ताकि आप लोगों तक सही और प्रॉपर ऑफकोर्स प्रॉपर अमेंडमेंट पहुंच सके। तो सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं, ये आपके लिए आने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम पूरे दिन समझ रहे हैं ना, सोशल मीडिया या एक्चुअली इस तरह की मीडिया पे आपका बिजी रहे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स लगातार मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। डियर प्लीज जाके एक बार चेक कीजिएगा कि आपने क्या चैनल के नोटिफिकेशन आया। ऑफ कोर्स के चैनल पर जाइएगा और चेक कीजिएगा कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया नहीं किया, क्योंकि लगातार यहाँ से अपडेट्स मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। किसी के पास अगर कोई भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चैप्टर का पीडीएफ नहीं आया है या कोई अमेंडमेंट नहीं डिलीवर हुआ है, प्लीज हमारे NRK9 के व्हाट्सएप या ऑफकोर्स ये जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, ऑफकोर्स आप इन्हें पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज सेंड करते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट, ऑफकोर्स यहाँ पे देखिएगा कई सारे अमेंडमेंट्स हैं, बट इतने भी नहीं है, इसलिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जो अमेंडमेंट्स हैं याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं SCRA के अंदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफकोर्स। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे ICDR के अंदर, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे टेक ओवर के अंदर। ऑलराइट, तो ये सीरीज फटाफट से इसको कंप्लीट करेगी। फिर उसके बाद हम LODR में जाएंगे, जिसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे और सारे हम लोग अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। सो विदाउट दिस टाइम आज से सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर ऑल, वेरी 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 केयरफुली सी, हमने आपने पढ़ा होगा बेटा, मैं याद रखना, मेरी पूरी कोशिश है कि ये वीडियो देखते देखते आपको अमेंडमेंट याद हो जाए। ऑलराइट, सो आपको याद होगा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। यहाँ हम कुछ खास बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी बताता हूँ, 2 मिनट बताता हूँ बेटा। अभी एक नॉलेज वाली बात लेते हैं बेटा। फाइनेंस एक्ट 2021 ने ना अमेंडमेंट किया। किसमें अमेंडमेंट किया? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। और बेसिकली एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया जो कि आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिएगा। क्या? पूल्स पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। सर क्या? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। हो सकता है अल्फाबेट में पूरा टाइप नहीं करूं, पूरे नहीं लिखूं, लेकिन आपको याद कराने के लिए बाबा बोलूंगा। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। सर ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होता है बेटा? आप लोग बहुत से जानते हो उसको। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा फंड जो स्टैब्लिश हुआ है। कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? स्टैब्लिश हुआ है कहां पर? स्टैब्लिश हुआ है इन इंडिया। स्टैब्लिश कहां है? इन इंडिया। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी बात को ध्यान से समझाना, बहुत ध्यान से समझाना, ठीक है? ये पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल पहुंच जाएगा, आप लोगों को घबराना नहीं है। इन्हीं नंबर्स पे हमको रिक्वेस्ट सेंड करना है। ऑलराइट, सो क्या बोल रहे हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। वन मोर टाइम, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर बेटा हम लोग क्या कहने वाले हैं? ऐसा फंड जो बेसिकली कर रहा है, पूल कर रहा है। पूल का मतलब समझते हैं आप लोग जनरली क्या होता है? कलेक्ट करना। सो ये क्या कर रहा है? फंड एक एस्टैब्लिश है जो इंडिया में एस्टैब्लिश है, एंड ऑफ कोर्स सर एस्टैब्लिश होगा किसके हाथ में? एस्टैब्लिश होगा इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड होगा विद द सेबी, रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी ऑफ कोर्स सेबी। ऑलराइट सर, तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या है? एक फंड है जो कि एस्टैब्लिश है इंडिया में, जो कि रजिस्टर्ड होगा विद द सेबी। ऑलराइट सर, और ये क्या कलेक्ट करता है? मनी कलेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स मनी कलेक्ट करेगा। किससे करेगा? इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर से मनी कलेक्ट करेगा। सर ये है क्या चीज? सर बता दीजिए ना क्या है, सुनिएगा फटाक से। इट्स पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मींस a fund established in India which collects the money from the investors। अब सर ये फंड किस फॉर्म में क्रिएट हो सकता है बेटा? ध्यान सुनना, ये या तो ट्रस्ट फॉर्म में क्रिएट हो सकता है, ट्रस्ट फॉर्म में क्रिएट हो सकता है, या कोई भी अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? म्यूचुअल फंड्स, CIS, अब याद आ रहा है कुछ? AIF, ऑलराइट, बिजनेस ट्रस्ट, business as per Income Tax Act 1961. All right. So now listen very carefully. Pooled investment vehicles is nothing simply the fund established in India. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है? जो आप देख रहे हैं कौन से बेटा स्क्रीन पर, म्यूचुअल फंड, CIS, AIF, आपने पढ़े होंगे, आई होप, उम्मीद करता हूँ। आपने नहीं पढ़े तो बताइएगा, डेफिनेटली इसकी सीरीज कंटिन्यू। एक्चुअली कुछ अवेलेबल भी करा रखी है ऑलरेडी। ऑलराइट, सो म्यूचुअल फंड्स क्या करता है बेटा? पूल्ड करता है हमारी। CIF क्या करता है? पूल्ड करता है। या AIF क्या करता है? पूल्ड करता है। तो ये सबके सब क्या है? इनके नाम आज से हम क्या बोलेंगे? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। वन मोर टाइम, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या कर रहा है बेटा?
जो इंडिया में एस्टैब्लिश होगा, रजिस्टर्ड होगा विद द सेबी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, और अदरवाइज ट्रस्ट क्रिएट कर लीजिएगा, या फिर अदरवाइज इन द म्यूचुअल फंड्स को हम पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल बोलते हैं, AIF CIS। ऑलराइट सर, याद हुआ, ऑलराइट, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट करेगा, कलेक्ट करेगा मनी एंड इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से करेगा? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट करेगा एज पर द रेगुलेशन ऑफ सेबी। कैसे करेगा? एज पर द रेगुलेशन ऑफ सेबी। पहला अमेंडमेंट पकड़ में आया, ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया है। ऑलराइट, सो इसे ध्यान से समझिएगा। अभी इसको रीड क्या करना है आपको, ये समझ में आया, सो रीड करना है। ऑलराइट, यहां कह रहा है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में बात करेगा, मींस अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब यहां पे म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट, businesses as per the income tax 1961, as I told you, all right, and registered with the SEBI, Security Exchange Board of India, and other such points, which raises, collects money from the investors and invests in such funds according with the regulations. Regulation किसके बेटे? SEBI regulation, all right. अगर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन होगा, म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग, AIF रेगुलेशन होगा, AIF के अकॉर्डिंग, ऑलराइट। तो इन्वेस्टमेंट अपना मर्जी से नहीं करना है, कैसे करना है, जैसा जैसा सेबी बताएगा। ऑलराइट, पहला अमेंडमेंट क्लियर हुआ। अब दूसरा समझेगा बेटा, इसी बारे में सुनेगा। अब जब ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़ते थे, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, तो सिक्योरिटीज होती क्या है? स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, स्क्रिप्ट, ये सब का सब क्या है? सबका सब क्या है? सिक्योरिटी। अब यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में अमेंडमेंट है, क्या कहता है? इसको क्या होगा बेटा? ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो यहाँ वर्ड ऐड किया गया बेटा, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ये बताने के लिए कि ये भी कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। जैसे यही अमेंडमेंट है, ध्यान से पकड़ना, बहुत ध्यान से पकड़ना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट बता रहा हूं इसी का, सुनना मेरे बच्चों, ध्यान सुनना। एक ही मकसद है, आपके माइंड में ना नॉलेज एकदम जबरदस्त लेवल पे होना चाहिए। मजा तभी आएगा प्रोफेशन का। रट्टा मार के क्या करना है यार ना? तो अब भी देखे, बताता हूँ आपको मजे का बात। एक और अमेंडमेंट बोल रहा हूँ। पहला अमेंडमेंट आई होप आपके माइंड में आ गया होगा। अब दूसरा अमेंडमेंट सुनेगा बेटा, दूसरा अमेंडमेंट क्या इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने डिस्कस किया ना, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, सेबी ने बोला सुन पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तू क्या कर सकता है? तू बेटा, तू बोरो कर सकता है मनी। बोले सर बोरो मतलब बैंक से जाके पैसा लेना है? बोला नहीं रे, बैंक से पैसा के लोगे, इशू कर सकते हो। क्या इशू? डेट सिक्योरिटीज। क्या कर सकता है? डेट सिक्योरिटीज। सो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या कर सकता है? उसको एलिजिबल बनाया गया जी, हाँ एलिजिबल बनाया गया। वो क्या कर सकता है? बोरो मनी इन द फॉर्म ऑफ अगेन बाय इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज, इन द फॉर्म ऑफ डेट सिक्योरिटीज। ऑफ कोर्स किसको करेगा इशू? किसको करेगा बेटा? ये इशू करेगा पब्लिक को, ऑफ कोर्स पब्लिक को करेगा। सर कैसे करेगा? इसमें भी क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। ये जो पब्लिक है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ लैंडर, ये लैंडर्स। और ये लैंडर्स क्या मांगते हैं? सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बोला जी हम दे तो रहे पैसा, बट इट मस्ट बी सिक्योर्ड, और इट यू नो व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रस्टी। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए द फेवर ऑफ लैंडर। तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा? जब आप अगर ऐसे फंड रेज करें सिक्योरिटी, तो बेटा यहाँ ट्रस्ट क्रिएट होगा, ट्रस्ट क्रिएट होगा। और ट्रस्ट क्रिएट होता है तो क्या बनती है? हमेशा याद रखो, ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड। और जब ट्रस्ट डीड बनती है तो वहां पर किसका रोल आ जाता है? ट्रस्टी। ऑलराइट, पकड़ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं सर आप, इतना जल्दी जल्दी बता रहे हो? ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। देखिए हमने बोला पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तो हम लोग क्लियर होंगे आई होप। दूसरा हमने बोला पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या कर सकता है? ऑफ कोर्स डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकता है, मींस बोरो कर सकता है मनी इन द फॉर्म ऑफ डेट सिक्योरिटीज। ऑलराइट, डेट सिक्योरिटीज किसको इशू करेगा? वो इशू करेगा किसको? पब्लिक को। जनरली उनको बोल रहे हैं यहाँ पे लैंडर, टेक्निकल नेम क्या है? लैंडर। ऑलराइट, अब ये लैंडर क्या करेगा? ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स करना चाहेगा। क्या भैया ऐसा है, आप ठीक है हम आपको ऑफ कोर्स पैसा दे रहे हैं, बट आप क्या करिएगा? इसको सिक्योर्ड कीजिएगा। तो सिक्योर्ड कर रहे हैं तो हम लोग ट्रस्ट क्रिएट किए, ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट एग्जीक्यूशन होगा बिटवीन द ट्रस्टी एंड व्हीकल एंटिटी। ऑलराइट, जो कि इक्वल इसको बोलेंगे, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ये खास बात है, ये बहुत जनरल से बात है जो मैंने आपको बोला है। ऑलराइट, कोई भी बच्चा सीख लेगा क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सुनना था। सपोज डिफॉल्ट कर दिया जी, डिफॉल्ट हो गया, क्या डिफॉल्ट हो गया? डिफॉल्ट बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। अब किस चीज में डिफॉल्ट करेगा? ध्यान सुनना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान सुनना। किसमें करेगा वो? डिफॉल्ट करेगा किसमें? इन रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। क्या करा है सर? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल में डिफॉल्ट कर दिया, या फिर इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर दिया, या कोई भी डेट की, एनी डेट
टू लैंडर्स। ओफो, क्या सर? हाँ, अगर डिफॉल्ट कर दिया क्या कर सकता है? ऑफ कोर्स प्रोविजन तो प्रोवाइड किया गया है। अगर डिफॉल्ट करके किसी ने पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा ले लिया इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग सिक्योरिटीज और प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की बात आई तो पे किया ही नहीं, तो सर क्या रिपेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं दिया या किसी भी तरह का दैट ड्यू टू द टुवर्ड्स द लैंडर, इन दैट केस लैंडर ना, अब लैंडर क्या करेगा? ध्यान सुनना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान सुनना। लैंडर क्या करेगा? यही लैंडर फटाक से जाएगा और आपको एक मजे का बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ हम लोग ट्रस्ट बनाए थे, ट्रस्ट क्रिएट किए थे, तो बेटा ट्रस्ट के पास क्या होगी? ट्रस्ट के पास होगी एसेट्स, ट्रस्ट के पास एसेट्स होगी, तभी तो ट्रस्ट क्रिएट होती है बेटा। ऑलराइट, तो ये लैंडर क्या करेगा? अपना अपना एक्शन लेगा, एक्शन लेगा, एक्शन किसका अगेंस्ट लेगा? एक्शन अगेंस्ट या रिकवरी से हम वर्ड यूज करेंगे, रिकवरी, रिकवरी ऑफ डेट। किससे करेगा? वो ट्रस्ट एसेट से। और इसके लिए क्या करेगा बेटा? इनिशिएट करेगा, इनिशिएट करेगा क्या? प्रोसीडिंग्स। और प्रोसीडिंग जिसके खिलाफ की जाएगी वो उसका नाम होगा ट्रस्टी। जी हाँ, ट्रस्टी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। मतलब सर क्या हुआ? तुमने डेट सिक्योरिटी इशू किया था, पूरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल तुमने किया था ना? बोला हाँ सर किए थे। फिर हम लोग क्या डिफॉल्ट कर गए? रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल में या इंटरेस्ट में, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी डेट ड्यू टुवर्ड्स लैंडर। लैंडर अपने रिकवरी के लिए ट्रस्ट एसेट्स को बुलाएगा, जी हाँ ट्रस्ट एसेट से हमारा पैसा रिकवर करो। लेकिन क्या ट्रस्ट एसेट से रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे इनिशिएट करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग्स, और जो प्रोसीडिंग्स उसके इनिशिएट करेगा अगेंस्ट द ट्रस्टी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्रस्टी ना पर्सनली लायबल नहीं होगा जी, ना ही उसकी पर्सनल एसेट्स, पर्सनल एसेट्स लायबल होगी। मतलब नॉट लायबल। क्या सर? मतलब जो ट्रस्ट का सेट है ना, ट्रस्ट का सेट से रिकवरी करो, ऑलराइट, ट्रस्टी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करो, बट ट्रस्टी की पर्सनल एसेट्स पे या पर्सनल उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। यही कमेंटमेंट है। आई होप पकड़ में आ गया होगा, मेरे बच्चों को पकड़ में आ गया होगा। सर ये क्या है सर? और ये क्या है? यही तो बता रहे हैं आपको, ये देखो ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो भी बताए ना, यही कॉन्सेप्ट है जो आपको ऊपर भी बताया है। ऑलराइट सर, एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे ऐसा ऐसा सब कुछ लिख के आएंगे? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि आपके पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। पॉइंट्स क्लियर होंगे तो ड्राफ्टिंग बड़ी ईजी हो जाती है मेरे बच्चों। यही हमने डिस्कस किया यहाँ पे, देखिएगा। वेयर एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या सर? क्या सर? मतलब देखिए यहाँ पे बोल रहा है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एलिजिबल टू इशू दैट सिक्योरिटीज। बोला जी हाँ इशू कर सकता है। बोला ठीक है सर कर सकता है। बोला ठीक है कर दिया। ऑलराइट नाउ अब कहता है अगर डिफॉल्ट कर दिया इन पेमेंट ऑफ किसमें? principal amounts, payment of interest on any amount due to the lender, lender shall recover the defaulted amounts and enforce the security interest, if any, against the trust assets by initiating proceeding against the trustee acting on behalf of such pooled investment vehicle in accordance with the terms and conditions of specified in the facility documents. And however, on the initiation of proceedings against the trust assets, the trustee shall not be personally liable and his assets shall not be utilized for towards the recovery of debt. आई होप मेरे बच्चों को क्लियर होगा बात। अभी के अभी ऊपर पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। ऑलराइट सो विदाउट सेइंग चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। आइएगा सर, नेक्स्ट इसका है सर आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। भरोसा रखना मेरे पे, याद देखिएगा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका भरोसा मुझ पर हमेशा बना रहा है। थैंक यू वेरी मच। अभी भी यहाँ पर अमेंडमेंट जो बताऊंगा ना, ऐसे बताऊंगा जो एक्चुअल है, ठीक है? कुछ भी नहीं बता देना है। मैं देख रहा हूँ कई जगह ऐसा होता है, बट हम लोग एक्चुअल सीखेंगे। ऑलराइट नाउ लिसन वेरी केयरफुल डियर ऑल। नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या सर क्या होने वाला है सर यहाँ पे? खतरनाक। बेटा मेरे बच्चों ध्यान सुनना। अगर हो सकता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कई जगह रेगुलेशन नंबर आईसीडीआर के प्रोवाइडेड नहीं है। कहीं हम अगर बात करें अमेंडमेंट 2 का बात करने वाले हैं आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर, तो हो सकता है प्रोवाइडेड नहीं। नॉट टू वरी अबाउट इट, हम लोग यही सीख लेंगे। क्या बात करने वाला हूँ आपने देखा होगा बेटा, सिंपल वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले सुनना, कौन सा सुनना? रीडिंग तो किताबों से कर ही लेंगे यार, पहले कौन सा क्लैरिटी आना चाहिए। ऑलराइट सो सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैं आपने पहले सुना होगा मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा अब मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, वन मोर टाइम, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, वन मोर टाइम, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी यहाँ क्या कहने वाला हूं बेटा, ध्यान सुनना।
कंपनी जब आईपीओ लेके आता है, ध्यान सुनना, तो ये मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी होता है। यस सर, मैंडेटरी होता है, ऑफ कोर्स मैंडेटरी होता है। अच्छा, कंपनी जब एफपीओ लाता है तब भी मैंडेटरी होता था। दिस आफ्टर दिस अमेंडमेंट ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अभी बताता हूं, पहले ध्यान सुनना। आईपीओ लेकर आए, ऑफ कोर्स मैंडेटरी है, प्रमोटर को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, और आप लोग जानते हैं कि 20% कंट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ता है। इशू साइज का प्रपोज इशू साइज का करना पड़ता है, ये पोस्ट इशू कैपिटल का उसको करना पड़ता है क्या, 20%। उसको करना ही पड़ता है क्या, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो एफपीओ लेकर आ रही है कंपनी, तो अब नहीं करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन पूरी कर दो यार। कम से कम 3 ईयर के तो लिस्टिंग रहो, 3 ईयर कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग हो। ठीक है, अभी फटाक से बता रहा हूं, कीवर्ड्स बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, फिर हम लोग अभी रीड करते हैं। ठीक है सर, 95% आपने अपने इन्वेस्टर कंप्लेंट्स रेड्रेस कर दी हूं। और ये कैसे पता लगाएंगे बताता हूं बेटा। ये टिल द क्वार्टर है, अभी मैं बताता हूं मेरे बच्चों को, टिल द क्वार्टर है। ठीक है, 90% 3 इयर्स से कंटिन्यूस, 95% इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस होंगे वो आपने रिड्रेस कर दिए टिल द क्वार्टर, जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि क्वार्टरली हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये हम बात कह रहे हैं ना बेटा, देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ऐड कर दूं। जब भी हम ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ इस सेंस से कहना चाह रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे दूं, पहले ही क्लैरिटी दे दूं, कहीं कंफ्यूजन बीच में ना आ जाए। देखिए यहाँ पे हम पहले कह रहे थे कि 112 के अंदर ये बात कर रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है, requirement of minimum promoter contribution shall not apply in case where the equity shares of issuer are frequently traded on a stock exchange. It means that कंपनी का पहले आईपीओ आ चुका होगा, ऑफ कोर्स कंपनी पहले ला चुका है तो आईपीओ कर चुका है। अब कंपनी अगर वापस से लेके आने वाला है तब कहता अप्लाई नहीं होगा, मतलब कंपनी क्या लेना कह रहे हैं बेटा, एफपीओ। ठीक है, राइट और बोनस शेयर के ऊपर तो आपने आई होप आप जानते हैं अच्छे से यार। ठीक है, उसका तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया हमारा, मतलब वहां पे भी हम उसको एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये भी सेम, मतलब वहां पर भी मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। नाउ फॉर ट्रेड एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर, तो पहला रिक्वायरमेंट में क्या देखा था, देखो यहाँ पे फटाक से, कंटिन्यूअस शेयर का लिस्टिंग हो प्रोवाइडेड, फिर हम देखेंगे उसमें, अभी भी देखना ध्यान से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट रेफरेंस, ये तीनों केसेस में बताऊंगा, रेफरेंस डेट देखेंगे बेटा ना। दूसरा कहता है इश्यूर हैज redressed at least 95% complaint received from the investors till the end of the quarter immediately preceding the month of the reference date. All right, and the further it provides that the issuer has been compiled with the LODR regulation for a continuous period of minimum continuous period of 3 years. अब ध्यान सुनना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मतलब कंडीशन नंबर 1 continuous listing for 3 years, number 2 95% investors grievances has been redressed till the end of the quarter from the date of reference date. अभी मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्म में बोलता हूं, and continuous compile with LODR regulations. ठीक है, सेम LODR regulations। इन तीनों केसेस में ना बेटा, ये जो नंबर थर्ड है ना, इसको भी हम 3 ईयर बोलेंगे यहाँ पे, 3 ईयर। ऑलराइट, ये जिन सब का जो टाइम पीरियड में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम जब निकालेंगे ये 3 ईयर, जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे 3 ईयर कब से आएगा, ये कब से आएगा, तो इन दो केसेस में पॉइंट नंबर 1 और 2 पर, मतलब 3 ईयर की कंटिन्यूअस लिस्टिंग हम कब से देखेंगे, from the date of reference, from the date of reference means जैसे आपको आपने सुना भी होगा रेफरेंस डेट जिसे बोलते हैं, जहां से एक्चुअल बोर्ड मीटिंग में डिसीजन ले लिया जाता है इस पर्पस के लिए। ऑलराइट, मतलब फंड रेजिंग के लिए। सो 3 ईयर का हम लोग पीरियड कब से कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 ईयर का केस है डेट रेफरेंस डेट से, रेफरेंस डेट मतलब जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया है। ऑलराइट, या फिर कंटिन्यूअस लिस्टिंग आपने कंपाइल किया होता है एलओडीआर रेगुलेशंस। फर्स्ट कंडीशन बोला एफपीओ के अंदर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, बोला सुनो 3 कंडीशन पूरा करो, ऐश करो, वापस सुनना। पहला कंडीशन कंटिन्यूअस लिस्टिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। सेकंड 95% ग्रीवेंसेस रेडिस, किसका ग्रीवेंसेस रेडिस करना है, इन्वेस्टर्स का। ऑलराइट, अच्छा ये भी हम लोग देखेंगे रेफरेंस डेट से, लेकिन ये कब देखेंगे, टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर मींस क्वार्टर एंड हुआ होगा उसका 1 महीना पहले का, अब जब 1 महीना मतलब एंड हुआ क्वार्टर और आपका रेफरेंस डेट। ऑलराइट, एंड कंडीशन नंबर थर्ड कंपाइल विद द एलओडीआर रेगुलेशंस। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, ये 3 बातें अगर पूरा करते हो ना तो एफपीओ के अंदर प्रमोटर को मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं करनी है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, ध्यान सुनना, इट मे बी पॉसिबल, आप जानते होंगे कि एलओडीआर रेगुलेशन में ना
अलग अलग कंपोजिशंस बताई हुई हैं, और स्पेशली जब वो बोलते हैं कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब मान लीजिए कैसा होता है, ध्यान सुनना, ऐसा होता है कि लास्ट 3 ईयर में किसी भी एक क्वार्टर के अंदर, लास्ट 3 ईयर में फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस लास्ट किसी भी, आई मीन किसी भी क्वार्टर के अंदर, लास्ट 3 ईयर के अंदर, इन एनी क्वार्टर, सपोज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन थी वो एज पर द एलओटीआर रेगुलेशन नहीं हुई, मतलब हुआ वो नॉन कंप्लायंस। वापस सुनना, क्या हो रहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन है फॉर लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है, वो लास्ट 3 ईयर के किसी एक क्वार्टर के अंदर, एनी क्वार्टर, क्या हुआ, नॉन कंप्लायंस हो गया। ऑलराइट, ऑलराइट सर, मतलब सर अकॉर्डिंग टू एलओटीआर हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन नहीं थी लास्ट 3 ईयर इन एनी क्वार्टर, बोला ठीक है सर। लेकिन ना एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट, आप खूब जानते होंगे जब हम एफपीओ आईपी लेके आते हैं, आईपीओ एफपीओ लेके आते हैं, तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा, मुझे इस पर डिटेल नहीं बताना है, फिर भी किसी बच्चे को क्वेरी होगा डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा, पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप जब जिस एट द डेट, आई डोंट नो, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट, ये फाइल करते वक्त अगर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी कंपोजिशन एज पर द एलओडीआर रेगुलेशन हुआ, और भले ही आपके लास्ट 2 ईयर में किसी भी एक क्वार्टर के अंदर आपने नॉन कंप्लायंस किया विद द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मींस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर द एलओडीआर रेगुलेशन, बोलता सुनिए, लेकिन चेक कीजिएगा, आज आप क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, तो आपको जाके हम बोलेंगे जाओ इसे हम नॉन कंप्लायंस नहीं करेंगे। यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बात ऐड की गई है। Let's see, फटाफट देखते हैं। However, if the issue has not complied with the provisions of SEBI LODR Regulation 2015 relating to the composition of board of directors for any quarter during the last 3 years, immediately preceding the date of filing draft of a document on of a document, but in the compliance with the such provision at the time of filing draft of a document and of a document, and adequate disclosure are made in offer document about non compliance। of course हमने इस non compliance के बारे में लास्ट ईयर के अंदर किसी भी क्वार्टर में हमसे नॉन कंप्लायंस हुई थी, उसकी हमने एक डिस्क्लोजर भी प्रोवाइड किया है during the 3 immediately preceding the date of filing the draft of a document and offer document, they shall deem to be compliant with the conditions। इसका मतलब यहाँ पे साफ कह दिया, at the time of filing what, at the time of filing draft of a document and offer document, कंपनी ने इस कंपोजिशन के साथ में कंपाइल किया हो। ऑल राइट सर, चलें आगे, आइएगा फटाफट से मेरे बच्चों, फटाफट से। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। हम फटाफट से आगे देखते हैं। एक और बात हमें बताई गई है, further lay that condition where the promoter proposes to subscribe specified securities offered to the extent greater than higher of 2 options available under clause A of regulation 1 of regulation 113। सर ये क्या बताता है, 113 बेटा, रेगुलेशन नंबर 1, रेगुलेशन 1, ऑलराइट, क्लॉज नंबर A, ये क्या कहता है आपको याद होगा, 20%, दोनों केसेस का बोलते हैं 20%, या तो एक केस हम बोल रहे हैं इशू साइज, प्रपोज इशू साइज से बोलते हैं, प्रपोज इशू साइज, या 20% पोस्ट इशू कैपिटल, ठीक है। इन दोनों में से अगर वो 20%, जब भी हम लोग आईपीओ की बात कर रहे होंगे, ठीक है, सॉरी देखा, आईपीओ की बात कर रहे होंगे, फिर समझना क्या कह रही है यहाँ पे, प्रमोटर को अपना मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करना है, 20%, इधर ऑफ इशू ऑफ साइज का और पोस्ट इशू कैपिटल का, ये हम जनरली रूल जानते हैं, ये रेगुलेशन नंबर 113 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ए में प्रोवाइड है, ठीक है सर। एंड सपोज इट हैपेंस कि 20% से ज्यादा, मान लीजिएगा सपोज 5% उसने एडिशनल लिया है, एक्सेस एडिशनल लिया है, 20% तो लिया है, अगर हम देखें उसका मिनिमम, उसका एक्चुअल मैंडेटरी कितना था उसके लिए 20%, लेकिन उसने कितना लिया 25%, तो ये 5 जो एक्सेस है, इस पे बेटा पहले है ना 1 ईयर की लॉकिंग लगती थी, 1 ईयर की लॉकिंग पीरियड होती थी, आपको याद होगा लॉकिंग पीरियड होती थी ना, वो अब काट दो, मतलब अब लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेस पे, बाकी सब वही बात रहेगा, ऑलराइट। लेकिन एक्सेस पे पहले क्या होता था, इनर का लॉकिंग पीरियड होता था, लेकिन अब एक्सेस पे लॉकिंग पीरियड नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे higher of 2 options available in the clause 8 of regulation 1 of sub-regulation 1 of regulation 113, subscription in excess of such percentage shall be made at the price determined in terms of the provisions of regulation 116, and issue price whichever is higher,
हाँ हाँ सर, मतलब ये तो आपने क्या बताया सर, ये तो प्राइस का बता दिया। हाँ प्राइस का बताएं तो बेटा। अब इसमें जब भी वो एक्सेस एक्सेस के लिए लेगा ना, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना वर्ड एक्सेस, ये एक्सेस होगा मतलब 20% ज्यादा दे रहा है, तो इसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? एज पर द प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल इशू। देखिए यहाँ पर एक वर्ड हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं आपके आपको इजी रहे। The percentage shall be made at a price determined in terms of provision of regulation 116 आपको पता है 164 सॉरी रेगुलेशन 164 कहता है प्रेफरेंशियल प्राइस फॉर प्रेफरेंशियल इश्यूज, प्राइस फॉर प्रेफरेंशियल इश्यूज। आई होप अगर पढ़ा होगा मैंने। अभी इस सीरीज में बेटा सब पॉसिबल नहीं है मैं आपको सारे रिवीजन एकदम बता सकूं, बट मैं आपको रेफरेंस देता हूं। लेकिन मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं इसी में भी कोई डाउट होगा, प्रेफरेंशियल इशू प्रेफरेंशियल प्राइस इसको क्या कहता है, ये कहता है और इशू प्राइस और इशू प्राइस और इशू प्राइस प्राइस व्हिचएवर इज हायर। मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक्सेस अगर कर रहा है 20% उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको देना ही लेना है। लेकिन अगर सपोज और जो प्राइस होगा वो लेगा लेकिन अगर वो 20% ज्यादा करता है, 20% से ज्यादा कर देता है, 5% जो एडिशनल है यहाँ पे, तो इसके लिए उसे कितना प्राइस देना पड़ेगा जो कि हायर होगा। हायर किसका होगा? एज पर 164 रेगुलेशन 164 किसी को कहता है इशू प्राइस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। ऑलराइट, कह रहा है प्राइस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू या प्राइस ऑफ इशू, इसमें जो भी हायर होगा। और ये मैंने आपको अमेंडमेंट यहाँ बता दिया है कि जो एक्सेस पहले यहाँ पे होता था, मेरा मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन 20% है, उससे ज्यादा मैं अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो जो 20% से एक्सेस होगा उसके लिए लॉक इन पीरियड पहले 1 ईयर होता था, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, चलें नेक्स्ट पे आइएगा मेरे। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है रेगुलेशन 115 क्लॉज सी व्हिच स्पेसिफाई दैट एक्सेस प्रमोटेड कंट्रीब्यूशन इज इन द प्रोविजन ऑफ बी ऑफ रेगुलेशन 112 shall not be subject to lock-in has been omitted। बोला थी 1 ईयर का लॉक इन एडिशन पे लगा देते ना, एडिशनल पर लगा देते ना, हट गया है। ऑलराइट, चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। ऑलराइट चलिए आइए, ये कुछ इन्होंने यार याद रखिएगा, मैं बता दूं स्ट्रीमलाइन प्रोसेस की बात कर रहा है, ये सिर्फ रीड कर रहा है। इसमें क्या है मींस रीड में बैंकर का थोड़ा रूल को एनहांस किया गया है। भैया तुम्हें इंश्योर करो क्या टाइमली सारी कंप्लाइंस हो रहे हो, प्रोसेस कंप्लीट हो, कॉम्पोजिशन पॉलिसी और इंटरमीडिएटरीज यहाँ पे इसका रोल बढ़ा दिए हैं। सर्टिफाइड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स का रोल बढ़ा दिए कि तुमको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा और इंटीमेट करना पड़ेगा बैंक्स को पेमेंट्स के बारे में, तुमसे भी ऑल्सो इंटीमेट करो। So that's not so much important, just you can read it। मेरी नॉवल सीरीज में मैं सारी बातें बहुत ज्यादा बताता हूँ, आप चाहें तो चैनल पे। ऑलराइट, यूपीआई का नंबर आपको एक थोड़ा सा कर दूं, आपको अपने यूपीआई क्या होगा करते होंगे यार, यूपीआई रिक्वायर्ड पेमेंट इंटरफेस, मतलब आप स्मार्टफोन से पेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आया है यहाँ पर, जो आपको देख सकते हैं। ओफो आ गया है बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ध्यान सुनना ध्यान सुनना। आपको एक बात बताओ, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पहला बात मिनिमम सब्सक्रिप्शन या फिर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन, क्या सब प्राइस कर रहे हैं आप, मिनिमम सब्सक्रिप्शन या लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ या ट्रेडिंग या लिस्टिंग परमिशन स्टॉक एक्सचेंज से नहीं मिला, मींस आरएससी ने क्या नहीं दिया आपको, नहीं दिया क्या लिस्टिंग ट्रेडिंग का परमिशन। तो क्या दुख आता था मेरे बच्चों, क्या दुख आता था, आपको करना पड़ता था रिफंड। जो लोग से पैसा चाहिए ना करो रिफंड। बोला कितना दिन में, बोला क्लोजर हो जाने का 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ता था, वापस करना पड़ता था। कहता है in case of non-self subscription, the issuer is mandated to refund all the application money within 15 days from the closure of the deal. If the issuer fails to obtain the listing trading permission, the stock exchange where the security has been listed, it will refund the entire money within 7 days। सर ये क्या करना है अब क्या करना है मेरे बच्चों, ये करना पड़ेगा क्या, payments have now been reduced 4 days, मतलब आपको 4 दिन के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। कितना? 4 वर्किंग डेज, 4 वर्किंग डेज है ना। तो पहले हम लोग देखते थे कि अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हो विद इन 15 डेज यू हैव टू रिफंड द मनी। 90% अगर सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ है पैसा वापस कीजिए। और दूसरा बात,
कि अगर लिस्टिंग ट्रेडिंग का परमिशन नहीं मिला तो 7 डेज के अंदर रिफंड कीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज से रिसीव होने का 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ता था, रिफंड करना पड़ता था। अभी दोनों केसेस में बोल दिए, सुनो 4 दिन के अंदर सर ऐसा क्यों किए हैं, देखना मेरी बात को बहुत ध्यान से। यूपीआई ना यूपीआई यूपीआई सिस्टम की बात कर रहा था, यूनिफाइड पेमेंट। इसमें क्या हम तो बात करते हैं, आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। आपने सबने पढ़ा होगा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, आपने सबने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं पढ़े तो मेरी अमेंडमेंट अवेलेबल है, इससे पहले वाले चैप्टर्स की भी, आई मीन इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक, ये मैंडेटरी कर दिया है। क्या बोला, पब्लिक इशू लेके आ रहे हो ना, पब्लिक इशू लेके आ रहे हो ना, तो आपको अगर अगर आपको वेडिंग के थ्रू जाना है तो आपको किसी मैटर को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट मींस अगर सपोज अगर आपको आपने शेयर लॉट डिसाइड किया और आप शेयर के लॉट की साइज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ 2 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने बैंक में क्या करते हैं, एक ऑर्डर देते हैं। और बैंक क्या करता है, ये 2 लाख रुपीज ब्लॉक कर देता है। सपोज अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो ये बैंक ये 2 लाख रुपीज रिलीज कर देता है इन द फेवर ऑफ द इश्यूर, ऑलराइट। या फिर क्या होता है, सपोज अगर आप बिड में सक्सेसफुल नहीं रहे तो ये आपके अकाउंट में पैसा वापस रिसीव हो जाता है। तो ब्लॉक ये अनब्लॉक होता है। अब यहाँ पर जब हम ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट में ब्लॉक अमाउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पैसा कहीं नहीं गया, बैंक में सिर्फ ब्लॉक हो गया है, ठीक है। सो ये रेगुलेटर्स का कहना है कि जब ये हम इसे मैंडेटरी कर देंगे एप्लीकेशन बाय सपोर्ट एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट, तो इसके लिए हम 15 to 7 डेज की वेटिंग बोला, यदि काम हो सकता है वर्किंग डेज तो वर्किंग डेज में चाहिए। क्योंकि क्या करना होता है, या तो ब्लॉक को क्या करना होता है, वापस देना होता है पैसे को। हम लोग देखिएगा पूरी बात हो सकता है, देखिए मैं क्या बता सकता हूँ। The application money is not transferred but only blocked in the account of the investor and is debited only upon the allotment। अगर allotment हो गया तो आपके अकाउंट से क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, एंड अनब्लॉक अगर आपको कोई भी allotment पार्ट ऑफ, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड में देखिए, अनब्लॉक क्यों बोल रहे थे, ब्लॉक क्यों होगा, मींस यहाँ पे दो बातें होगा, या तो आपको आपको allotment हो रहा है तो मैंने जैसे कहा कि बैंक रिलीज कर देगा फंड इन द फेवर ऑफ द इश्यूर, एंड सपोज अगर आपको allotment नहीं हो रही है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाए आप, ठीक है, आई मीन कंपनी नहीं कर पाई है या ट्रेडिंग लिस्टिंग का परमिशन नहीं मिला है, तो ऐसा केसेस में भी क्या होता है, हमको 4 डेज के अंदर 4 वर्किंग डेज, देखिए 4 वर्किंग डेज हाईलाइट कर, 4 वर्किंग डेज के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसको उसका पैसा रिफंड करना पड़ता है। क्योंकि पहला कैसे था मेरे बच्चों, मैंने जब बात करते कैसे चल रहा था वो 15 and 7, हाँ तो लटाइएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और टेरस अमेंडमेंट है, सुनना चाहेंगे, बहुत मैं छोटा सा कोई डिस्क्रिप्शन देता हूँ पहले इसके बारे में, ताकि आप ये आगे पढ़ना उम्मीद करता हूँ पढ़ा होगा, बहुत जान राइट। देखिएगा बहुत अटेंशन प्लीज। आपने बेटा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, जिसका न्यू नेम बेटा क्या है, इनोवेटर्स। इनोवेटर्स इनोवेटर्स ग्रोथ, इनोवेटर्स ग्रोथ सर, क्या इनोवेटर्स ग्रोथ, हाँ अभी पूरा बताएंगे, प्लेटफॉर्म भी हम लगाएंगे। प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट वर्ड है इनोवेटर। जनरली ना जो ईश्वर कंपनी, जनरली जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज, यहाँ पे आपका सिलेबस में नहीं बताया, लेकिन आप टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या बायो नैनो टेक्नोलॉजी में है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आई ऊपर भी, ऑलराइट। तो ऐसी कंपनीज जनरली किस केसेस के इनोवेटर्स, तो जो आपने ध्यान सुना भी होगा, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्पेशली स्टार्टअप काफी फोकस किया है इन्होंने, तो ये फंड रेज करते हैं। इन्होंने इसका नेम कर दिया है, इसका नेम चेंज करके इसका नेम रखा हुआ है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ऑलराइट। इससे रिलेटेड कुछ हम खास करने वाले हैं, देखिए पटा से सुनना मेरे ध्यान। The brief issue of capital disclosure comments second amendment to regulation is given. Brief journal कहता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रीचैलेंज, रीचैलेंज मतलब होता है बेटा रीनेम कर देना, ठीक है, रीनेम
क्या है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इनोवेटर्स प्लेटफॉर्म, वन मोर टाइम, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, वन मोर टाइम, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या करने वाले हैं सर? कहता है एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स को बोलेंगे क्या? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स। क्या? एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स। सर एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स मेरे बच्चों को आप हो, मैंने पढ़ रहा था, आप लोगों को पढ़ाया, आई मीन आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो मैं फटाफट से आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। और मेरे बच्चों सब्सक्राइब करो चैनल को यार, तुम लोगों के लिए पोस्ट डालते कंटिन्यू, नॉलेज सीरीज डाल रहे हैं ना, बहुत कहीं से स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिनकी पास नहीं आ रही है वो ले लीजिएगा। ऑलराइट, अब समझेगा बेटा एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स क्या होता है। अगर पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिएगा। एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स किसको बोलेंगे? एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। सी एचयूएफ मान लीजिएगा, अभी अभी पूरा बात सुनना बेटा ना। इंडिविजुअल्स, फैमिली ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म, अगर ये लोगों के पास ना इनका एनुअल इनकम 2 करोड़ या फिर ना इनका नेटवर्थ 7.5 करोड़, ठीक है, ये किसका? इनके हाफ ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब सपोज अगर इनकी फाइनेंशियल एसेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए 4 करोड़ है, तो उसमें इनका 2 करोड़ एनुअल इनकम है, मतलब इनकी फाइनेंशियल एसेट्स, इनकी एनुअल इनकम 2 करोड़ तो अलग है, और बाकी की फाइनेंशियल एसेट्स है। ऑलराइट, आई होप फाइनेंशियल एसेट्स मुझसे नहीं पूछोगे आप, ये बहुत सिंपल सा काम है, फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। राइट, दूसरी बात कहता है, ये सबके लिए अलग अलग बोल रहा हूँ, तो एचयूएफ का एनुअल इनकम या इंडिविजुअल का एनुअल इनकम या नेटवर्थ या फैमिली ट्रस्ट का या फिर सोल प्रोप्राइटर का या पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म में हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल चेक किया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। दूसरा बात कहता है या फिर या दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है, बोला कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन, कंपोजिशन किसका? एनुअल इनकम 1 करोड़ एंड नेटवर्थ 5 करोड़, इन दोनों को मिलाकर वही सेम हाफ ऑफ इट्स फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे क्या? उसको एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स। नाम सुन जाना फटाफट से ना। दूसरा बेटा आपने सुना होगा एआईएफ का नाम, ये भी है। ऑलराइट, हम लोग से बोल सकते हैं फैमिली ट्रस्ट, नहीं हाँ फैमिली ट्रस्ट नहीं, अदर ट्रस्ट, ट्रस्ट अदर देन फैमिली ट्रस्ट, इनका बेटा जो नेटवर्थ है वो 50 करोड़ हो, या बड़ी कॉर्पोरेट जिनका नेटवर्थ अगेन 50 करोड़ हो, इनको हम बोल रहे हैं एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स। ऑलराइट, ऐसे काफी सारा लिस्ट है, मैंने आपको 4 कीवर्ड्स बता दिए एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स के, अब यहाँ ध्यान सकता बेटा। तो हम लोग क्या कहने वाले हैं यहाँ पे बेटा, जो हम लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, भैया इन्हें पैसा भी चाहिए, नया नया बिजनेस करते हो, नए नए आइडियाज की बात आ रही है, टेक्नोलॉजी का कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी का कंपनी है या आईपीआर कंपनी है, नैनो या बायोटेक्नोलॉजी का कंपनी है, हमारा प्रोडक्ट यही है। और ये सर्विस हम कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक्टिवेटेड इन्वेस्टर हम लोग होगा तभी तो पैसा इंजेक्ट होगा बिजनेस के अंदर। तो एक्टिवेटेड इन्वेस्टर लोग कौन होगा यार? जिनके पास पैसा है। ऑलराइट, ये लिस्ट छोटा सा बनाए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप के पोस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था उसका नाम क्या हो चुका है? इन्वेंटर्स, क्या? इनोवेटर्स, सॉरी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। नाउ सेकंड थिंग आता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन आईटीपी, इशूअर्स इशूड एसआर सिक्योरिटी इशूअर। सर एसआर क्या होता है बेटा? सुपीरियर राइट्स, सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर। जनरली किसको मिलते हैं ये? प्रमोटर या फिर फाउंडर। वो मैं अभी बहुत ध्यान से बताने वाला हूँ। ये जब तक एसआर रहेगा, मतलब सुपीरियर राइट्स इनके पास जब तक रहेंगे जब तक आपने पब्लिक से ऑर्डिनरी शेयर इशू नहीं करी है। मतलब अगर आपने ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं सुपीरियर राइट्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब तक कि आपने पब्लिक से पैसा नहीं लिया है या आपने ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी इशू किया ही नहीं है तब तक। अदरवाइज एक रूल है, साफ रूल है, हम रूल है कि क्या बोली राइट रखेंगे, सुपीरियर से नहीं बनाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स के ही अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन क्लियर है? आज देखो देखते हैं। Issue issued superior rights equity shares to its promoters and founder. इन्हीं को इशू होता है बेटा, right? Are allowed to make an IPO only ordinary share for listing on IGP
innovators innovators growth platform. One more time, innovators growth platform. सभी तो कंप्लायंस में चेक करते हैं, ठीक है, वो हमको आईटी रेगुलेशन मानना पड़ेगा। मतलब सब ये जो उनके पास पहले से था, ये लोग कुछ राइट में रहेगा नहीं बेटा। अगर ये यही अगर कंपनी आपकी क्या करती है, आईपीओ लेके आती है, तो उसके लिए बेटा ऑर्डिनरी शेयर इशू होगा, कोई सुपीरियर शेयर नहीं चलेगा। और इन लोगों का भी हम सुपीरियर शेयर कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, ऑर्डिनरी शेयर के अंदर, प्रोवाइडेड कब, जब भी हम आईपीओ लेके, ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक हो गया। एलोकेशन की साइज की बात कर लेते हैं, कहता है इशूअर कैन अलॉट 60% ऑफ द इशू साइज ऑन अ डिस्क्रिप्टिव बेसिस टू एलिजिबल इन्वेस्टर्स। सर एलिजिबल इन्वेस्टर कौन कौन होगा बेटा, जल्दी पकड़ना। क्यूआईबी नाम सुना है, क्यूआईबी कौन होगा एलिजिबल इन्वेस्टर, राइट। और फर्स्ट इनका 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क, राइट। कैटेगरी थर्ड एफपीआई। आई होप सब देखेंगे आपको, ठीक है। मैं छोटा सा लिस्ट बनाने की कह रहा हूँ, 6 है, फर्स्ट है, कैटेगरी थर्ड का एफपीआई है। तो ये किस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि ये लोग कौन है, उस सेक्शन से समझिएगा इसको, हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं आपको, आपके जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं, या आपको एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, ये लोग कौन है, एलिजिबल इन्वेस्टर। इन एलिजिबल इन्वेस्टर्स को इशूअर क्या कर सकता है, 60% इशू प्राइस का 60% अलॉट कर सकता है। लेकिन कब कह रहा है ये, ध्यान सुनना मेरे बच्चों, प्रायर टू द इशू ओपनिंग एट अ प्राइस नॉट लोअर देन द ऑफर प्राइस टू अदर एप्लीकेंट्स। उनसे कम प्राइस के मिल सकता है, मतलब प्रायर टू द इशू ओपनिंग, आज मान लीजिएगा हम लोग इशू लेके आने, आईपीओ लेके आने वाले, उससे पहले 60% ऑफ अलॉटमेंट इसको कर सकते हैं। अगर भाई सोचने वाला बात है, नया नया कंपनी आता है, इन लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा, नया नया कंपनी जब तक तो एक्टिवेटेड इन्वेस्टर, क्यूआईटी कैटेगरी, थर्ड एफपीआई, ठीक है, या फर्स्ट इंटरनेशनल, ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो सोचने वाला बात है अपन मैंने जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो क्यों इंटरेस्ट करेगा, तो उसको इनका बेनिफिट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रायर इशू को ओपनिंग से इनकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, एंड 60% तक, और ये डिस्क्रिशनरी बेसिस पर है, तो चाहे इनमें किसी भी बेसिस में लॉट कर सकता है, ठीक है, लेकिन 60%। और इनको देना पड़ेगा एटलीस्ट 50 लाख। ऑफ कोर्स एलिजिबल इन्वेस्टर शैल मेक एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का बेटा वैल्यू कम से कम कितना होगा, 50 लाख। ऑलराइट, याद रहेगा, 60 मतलब 60% तक अलॉटमेंट हो सकती है प्रायर इशू ऑफ ओपनिंग से, ऑलराइट। एंड उनकी एक एप्लीकेशन मतलब एलिजिबल इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी, वो कम से कम कितने के लिए, 50 लाख। क्लियर है। फिर ये बात करता है, देखिए लॉक इन फॉर सुपीरियर राइट्स इक्विटी। बोला ये बड़ी ध्यान की बात थी, क्योंकि बोला अच्छा प्रमोटर लोग, फाउंडर लोग, तुम लोग सुपीरियर इंजॉय करोगे क्या, देखो सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स शैल बी लॉक इन till the conversion into equity shares with the voting rights similar to that ordinary shares for a period of 6 months from the date of allotment, whichever is later। बोला ये जो सुपीरियर राइट लेके तुम घूम रहे हो ना, सुनो अच्छी बात है, तुम मिलाओगे, तुमने फाउंडर लोग पैसा दिया हमको यार, लेकिन ये कहता है लॉक इन रहेगा कब तक, जब तक कि वो ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या नहीं हो जाता है, कन्वर्ट। और ऑर्डिनरी शेयर में कब कन्वर्ट होगा बेटा, जब कंपनी आईपीओ लाएगी तो सिर्फ क्या लाएगी, ऑर्डिनरी शेयर्स के लेके आएगी। क्या कहता है, 6 months फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट व्हिचएवर इज लेटर, दोनों में से तो बात आई बात है। ऑर्डिनरी शेयर इशू करके आ गई कंपनी, बोला ठीक है इसका कन्वर्जन हो रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स में, या तो वो डेट चेक करेंगे, या फिर मेरे बच्चों 6 मंथ चेक करेंगे कम से फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। डेट ऑफ अलॉटमेंट किस में आएगी मेरे बच्चों, आईपीओ के अंदर। आईपीओ आया मान लीजिएगा उसका फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, या फिर या कोई प्रोविजन प्रोवाइड किया हुआ है कि हाँ सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स है, सुपीरियर voting rights इक्विटी शेयर्स है, दे विल बी कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 1 ईयर। तो जो भी लेटर डेट होगा, ऑलराइट, ठीक है सर। अब यहाँ तक हम क्वेश्चन बांट जा रहे थे, अब जा रहे हैं, मतलब हम नहीं जा रहे हैं, हम कह रहे हैं यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। बोला अच्छा ठीक है, छोड़ना चाहते हो, बोला हाँ सर छोड़ना चाहते हैं, तो ठीक है सुनिएगा, issuer whose special securities traded on IGP pursuant to the IPO may exit from IGP subject to the following conditions। ध्यान से सुनना, issuer whose special securities traded on IGP pursuant to the मतलब तुम बेटा आईपीओ लेकर आ गए थे, बोला हाँ हम आईपीओ लेकर आ गए थे, पर अब क्या कर रहे हो, बोला हम लोग जा रहे हैं छोड़ के, एग्जिट करना चाहते हैं। बोला अच्छा तो ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेकर आओ, कैसे, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स, एंड एसआर पास करना पड़ेगा बेटा टू द पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग के थ्रू, ई वोटिंग करवाइएगा, ठीक है, by the majority of shareholders। All right sir, पहला काम क्या करना पड़ेगा, take the approval from the board of directors and pass the special resolution by the method of, by what the method of means, postal ballot through या फिर ई वोटिंग। ऑलराइट, वापस से अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट या फिर ई वोटिंग। ऑलराइट, फिर कहता है डिलिस्टिंग प्राइस बेस्ड,
delisting price based on a floor price determined in terms of the regulation. Age of the SEBI SET, substantial acquisition of shares, substantial acquisition of shares and takeover board regulation and additional delisting premium justified by the acquirer and promoter. अगर एडिशनल या ना delisting premium दे रहे हो, मतलब delisting हो रहे हो, एग्जिट करवा रहे हो, और क्या देना पड़ रहा है उसके लिए, आप क्या देना पड़ रहा है, प्रीमियम दे रहे हो, उसका कंसिडरेशन देना पड़ेगा. प्राइसेस कैसे डिसाइड होंगी बेटा, टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंग. ठीक है, रेगुलेशन नंबर 8 आई होप वहां पढ़ा होगा, नहीं है तो पूछिएगा आपसे. एंड द post offer acquirer promoter together with the shares tendered reaches 75% total issued shares of that class. मतलब कितना करना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए, 75% लेना पड़ेगा. और उसमें से 50% कौन लोग होंगे, हमारा पब्लिक शेयर होल्डर लोग होगा, जिससे हमको टेंडर रिसीव करना एक्सेप्टेड. मतलब एग्जिट करना चाहते हो कर लो, कोई इशू नहीं है, 75% टारगेट अचीव करना होगा, लेकिन उसमें 50% कौन लोग होगा, हमारा पब्लिक शेयर होल्डर. ऑलराइट. एंड स्टॉक एक्सचेंज वेयर शेयर्स आर लिस्टेड अप्रूव द सच एग्जिट. लास्ट में क्या के पास जाएंगे, बोला स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव करो भाई. हमने देखिए बोर्ड अप्रूवल ले लिया, एसआर पास कर दिया, बोर्ड यू नो व्हाट वोटिंग हो गया, पोस्टल बैलेट अप्रूव. ऑलराइट. फिर हमने क्या किया, जल्दी हमने प्राइस डिसाइड किया. एग्जिट पर डिसाइड करेंगे ना, तो कैसे डिसाइड करेंगे, एक कोड रेगुलेशन में 8 के अकॉर्डिंग है, वो याद होगा. तो अगर कोई प्रीमियम दे रहे हो तो एग्जिट पर, तो बेटा जस्टिफाई करो. ठीक है. एंड 75% तक हमको क्या करना है, इसको एग्जिट कराने के लिए, पूरा शेयर एग्जिट करने के लिए, लिस्ट करने के लिए तो एक्वायर करना पड़ेगा. ऑलराइट. एंड 50% कम से कम कितना होगा, जो पब्लिक शेयर होल्डर का होगा. एंड लास्ट स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल. नाउ कहता है डीलिस्टिंग का प्रोविजन, बोला एग्जिट टू शैल बी परसेंट सेबी डीलिस्टिंग प्रोविजन 2009. ओहो, एग्जिट शैल बी परसेंट, मतलब आपने पढ़ा होगा डीलिस्टिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही एग्जिट मिलेगा. एंड कुछ प्रोविजन है जो अप्लाई नहीं होने वाले. रेगुलेशन 8(1) इसका डीलिस्टिंग का बेटा, for condition and procedure for delisting where the exit report is required या ready to offer price या minimum number of equity to be acquired, ये regulations इसके अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं होगा. मतलब delisting equity shares के अप्लाई नहीं होंगे. ये तो अप्लाई होंगे मेरे बच्चों, ये तो अप्लाई होंगे यार, अप्लाई होंगे. ठीक है, 75% 50%. ऑलराइट. लेकिन ये अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये किसके बता रहा है, delisting के प्रोसेस बता रहा है. याद है ना, मिनिमम नंबर ऑफ equity shares to be acquired में कितना करना पड़ता है डिलिस्ट होने के लिए, 90% जाना पड़ता है. याद होगा. चलिए अब सुनिएगा, यहां से हम छोड़ के जा रहे हैं कहां पे, मेन बोर्ड पे. बोला मेन बोर्ड, ऑफ कोर्स आरएससी, हमारा मेन बोर्ड बीएससी या फिर एनएस. ऑलराइट. ठीक है, बोलो जाइएगा क्या क्या करना पड़ेगा बेटा. an entity applying to migrate to a main board and not satisfying the condition laid down 292. Alright. Must have. अगर ये कंडीशन पूरा नहीं कर पाते हो, सर ये कंडीशन पूरा नहीं कर पाते हो, बेटा रेगुलेशन 292 का कंडीशन पूरा नहीं कर पाते हो. सर ये कौन सी कंडीशंस हैं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें फटाक से बता रहा हूं, सुनो, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा. रे रेगुलेशन नंबर 6 ऑफ आईसीडीआर याद आ रहा है, मिनिमम नेटवर्थ, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ऑपरेटिंग लॉस बताने. ऑलराइट. याद आ रहा है. अगर नेम चेंज कर ली हो तो कुछ 50% याद आ रहा है. आई होप याद होगा. क्यों, रेगुलेशन नंबर 6 की जो कंडीशन है अगर वो पूरी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करो, मस्ट हैव 50% ऑफ इट्स कैपिटल हेल्ड बाय द क्यूआईपी. वही हम पर बात कर रहे हैं. एंड इन द अर्लियर इट वाज 75%, बल्कि आज की डेट में कितना बोल रहे हैं, 50%. रेगुलेशन नंबर ये 1 होता है, और जब ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही होती है, आपको याद होगा, तो हम लोग 2 पर जाते हैं. ऑलराइट. and around date of application for my migration under the regular category मतलब इसका हम लोग प्रिंट कर सकते हैं. होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं. एक फटाफट एक और अमेंडमेंट प्रोडक्ट करने वाला हूँ, और उसके बाद में नेक्स्ट लिस्ट आप जाके देखेंगे एलओडीआर का शानदार तरीके से अमेंडमेंट. ऑलराइट. तो देखते हैं नेक्स्ट चीज हम बात करने वाले थे, ये एलओडीआर का हम करने वाला है, सेपरेट बनाएंगे. ऑलराइट. क्या देखिएगा, तो बात करने वाले यहाँ पर हमारा सब्सटेंशियल एक्विजिशन रिकवर. यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, बहुत सिंपल पढ़नी है. क्या बताने वाला हूँ, बस नहीं पढ़ना. देखिए आपको मैं यहाँ बता दूं बेटा, अगर आपकी कंपनी ना इधर कहाँ पर, इनोवेटर्स डॉट प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर क्या लिमिट है बेटा, वो कहता है लिमिट ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स रिक्वायरिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर एनहांस टू 49%. यहाँ पर ओपन ऑफर देने की बात अगर होगी तो 49% या उससे ज्यादा पर होगी. मतलब अगर एक्वायरर जनरली यहाँ पे आपको याद होगा 25% और मोर पे लगता है पब्लिक अनाउंसमेंट, बट यहाँ जब अगर आपकी एंटिटी कहाँ लिस्टेड है,
इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे अगर एंटिटी लिस्टेड है और अगर एक्वायर 49% और उससे ज्यादा करता है तो ही क्या देना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट। दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, लिस्टिंग ऑफ होल्डिंग शेयर्स और वोटिंग राइट्स रिक्वायरिंग वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफ फॉर एनहांस 49%। ऑफ कोर्स अगर क्या करना चाहते हैं ऑफ होल्डिंग शेयर्स और वोटिंग राइट्स रिक्वायरिंग वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट, सेम वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट केस में भी हम कितना ही बात करेंगे, 49% यहाँ पे भी चेंज कर दिया गया है। एंड रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीगेट होल्डिंग और वोटिंग राइट्स बाय एक्वायर विल बी ट्रिगर्ड ऑन होल्डिंग। याद रखिएगा 10% कर दिए, 5% 10% कर दिए, यहाँ पर 5% कर दिए गए। कब, जब आपको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। किसको देना पड़ता है, तो एक्वायरर को। अगर वो 10% होल्ड करता है या उससे ज्यादा होल्ड करता है तो उसको क्या करने पड़ते हैं, डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। जबकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है, 10%। and requirement of disclosing change in shareholding or voting rights of acquire will be triggered only if the change exceeds 5%। याद रखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे जब क्या बोलेंगे, अगर 5% से ज्यादा चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, या तो बाय किए हैं या सेल किए हैं। 5% से ज्यादा या तो बाय किए हैं या फिर सेल किए हैं। अगर ऐसा चेंज आएगा तो ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या सर इतना जल्दी बता दूं, इतना आसान ही था। अगर आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, ये नहीं, अगर आपने जर्नल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, क्लियर है। क्या मतलब सर, ट्रिगर एक्वायर होगा 49%, जो एक्वायर चाहता है 49% ज्यादा तो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। ऑलराइट, वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे। वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 49% ज्यादा की बात करेंगे। तो 3% अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं तो कंटेंट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर कभी भी चेंज आ गया शेयर होल्डिंग में, आई मीन यू नो व्हाट, 5% से ज्यादा है, बाय एंड सेल करते वक्त बाय 5% से ज्यादा है, दैट केस क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स हाजिर है, कुछ भी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।